आगे कहानी और पीटर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं, पर इस बारे में किसी को भी नहीं पता क्योंकि उन दोनों ने अपने रिश्ते को छुपा कर रखा होता है। आगे पीटर को कहानी पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ जाता है तो वो कहता है आज रात तुम यहाँ पर क्यों नहीं रुक जाती। तो कहानी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। तो पीटर कहता है अगली बार जब तुम यहाँ पर आओ तो कुछ कपड़े लेते आना ताकि तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात पर कहानी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो पीटर को कहती है एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, हम दोनों के बीच जो भी है वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है और ना ही कभी होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। तो पीटर कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ, तुम्हारे टाइप का तो तुला है इसलिए तो तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। तो कहानी कहती है हाँ मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, वैसे तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे ना, तो क्या तुम मुझे तुला की पसंद और नापसंद के बारे में बता सकते हो। तो पीटर कहता है मैं तुला की पसंद और नापसंद के बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम तुला के टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो। अगर तुम तुला की टाइप की होती तो तुम दोनों कब का एक हो चुके होते। तो कहानी को ये बात सुनकर काफी बुरा लगता है और वो इस बात को अपने ईगो पे ले लेती है और वो कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुला के टाइप की नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुला को हासिल कैसे करती हूँ, मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगी। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो पीटर को ये बात काफी बुरी लगती है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कहानी उसे छोड़कर तुला के पास जाए। दूसरी तरफ कवि की मेहनत भी रंग लाती है और वो फिर से स्लिम हो जाती है और ये चमत्कार से कम नहीं होता क्योंकि उस क्लिनिक में कवि ही इकलौती होती है जिसने इतने कम टाइम में खुद को स्लिम किया होता है, जिस वजह से सारे लोग उसे बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और कवि के जाने का दिन भी आ जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे सारी मेडिसिन देती है कि उसे कौन सी मेडिसिन किस टाइम पर खानी है क्योंकि उसने अपना बहुत सारा वेट लूज किया होता है, जिस वजह से उसे बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हुए होते हैं, इसलिए उसे ढेर सारी मेडिसिन खानी पड़ती है ताकि वो खुद को फिट रख सके। इधर नैन्सी का बहुत ही बुरा हाल रहता है क्योंकि उसकी कोई भी डिजाइनर उसके लिए अच्छा सा आउटफिट तैयार नहीं कर पा रही होती, जिस वजह से नैन्सी का पारा काफी हाई रहता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इस समर में वो अपनी कंपनी के तरफ से क्या रिप्रेजेंट करेगी। अगर उसने कोई अच्छा सा आउटफिट अपनी कंपनी की तरफ से लॉन्च नहीं किया तो उसकी कंपनी पीछे रह जाएगी और तुला की कंपनी आगे चली जाएगी, जिस वजह से नैन्सी का पारा पूरी तरह से हाई रहता है। कि तभी उधर से वसीम आता है क्योंकि वसीम को पैसों की जरूरत होती है, इसलिए वो नैन्सी से पैसे मांगने के लिए आता है। तो यहाँ पर नैन्सी वसीम को कहती है कि तुमने मुझे तुला का डिजाइन कॉपी करके अभी तक नहीं दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी क्योंकि जब तक तुम मेरी हेल्प नहीं करते तब तक मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। और यहाँ पर नैन्सी वसीम से अपना सारा रिश्ता तोड़ने की बात करती है क्योंकि अब वसीम उसके किसी काम का नहीं होता। तो वसीम को काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर नैन्सी उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रही होती है। तो वो नैन्सी को कहता है प्लीज मुझे एक मौका दे दो, जैसे ही मुझे कुछ भी मिलता है मैं तुम्हें आकर बताऊंगा, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। तो नैन्सी कहती है ठीक है, जब तक तुम मुझे कोई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते तब तक मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगी। तो बेचारा वसीम खाली हाथ ही वहाँ से वापस चला जाता है। आगे वसीम ऑफिस में नैन्सी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा होता है क्योंकि वसीम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता कि नैन्सी इस तरह उसका इस्तेमाल करे और वो चुपचाप बैठकर सब कुछ देखता रहे, इसलिए उसने नैन्सी के खिलाफ ऑलरेडी सारे प्लान बनाकर रखे होते हैं। उसके खिलाफ वो सारे सबूत अपने पेन ड्राइव में इकट्ठा करके रखता है ताकि बाद में वो इन सारी वीडियोस के जरिए नैन्सी को ब्लैकमेल कर सके और उससे पैसे ऐड सके। कि तभी वहाँ पर एक स्टाफ आती है उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन लेने के लिए और साइन के चक्कर में वो वसीम के पेन ड्राइव को भी अपने साथ लेकर चली जाती है और वसीम को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। आगे वो स्टाफ वो सारी फाइल्स लेकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी वो कहानी से टकरा जाती है, जिस वजह से सारी फाइल्स नीचे गिर जाती है और वो पेन ड्राइव भी। तो यहाँ पर कहानी उस पेन ड्राइव को अपना पेन ड्राइव समझकर ले लेती है और अपने ऑफिस चली जाती है और वहाँ जाकर जब वो उस पेन ड्राइव को खोलती है तो उसे वसीम का सारा काला चिट्ठा पता चल जाता है और उसे पता चल जाता है कि वसीम ही वो आस्तीन का सांप है जो तुला को धोखा दे रहा है, जिसे देखकर तो कहानी के होश ही उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ वसीम को भी पता चल जाता है कि उसका पेन ड्राइव यहाँ से गायब है। जब वो इसके बारे में जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका पेन ड्राइव किसी और के पास नहीं बल्कि कहानी के पास है। तो वो सीधा कहानी के पास जाता है अपने पेन ड्राइव को लेने के लिए। तो कहानी भी ये सब देख लेती है और वो वसीम से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि वसीम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया होता है। तो यहाँ पर कहानी वसीम के बारे में तुला को बताने की बहुत कोशिश करती है पर तुला उसका फोन ही नहीं उठाता क्योंकि वो एक मीटिंग में बिजी रहता है। तो उसके बाद कहानी अपनी बहन कवि को कॉल करती है और उसे वसीम के बारे में बताने की कोशिश करती
करती है, लेकिन तभी उसके फोन का चार्ज खत्म हो जाता है और वो कवि को कुछ भी नहीं बता पाती। तो वो ऑफिस से उस पेन ड्राइव को लेकर निकल जाती है ताकि वो अपने आप को बचा सके, लेकिन वो वसीम उसका पीछा ही नहीं छोड़ता बल्कि अपना बंदा उसके पीछे लगा देता है उसे मारने के लिए। तो कहानी ये सब नोटिस कर लेती है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और उस पेन ड्राइव को पिलो में छुपा देती है और उसके बाद तेज गाड़ी चलाने लगती है, जिस चक्कर में उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ भले लोग आ जाते हैं जो कहानी की जान बचाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इधर कवि को भी कहानी की फिक्र होने लगती है क्योंकि उन दोनों की बात बिल्कुल अधूरी रह गई होती है, जिस वजह से कवि सीधा आंटी को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि कहानी जब घर पर आए तो वो उसे कॉल करके बता दे क्योंकि उसे कहानी की काफी फिक्र हो रही है। आगे आधी रात को कवि को आंटी का कॉल आता है और आंटी उसे बताती है कि कहानी का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। ये बात सुनकर तो कवि के होश ही उड़ जाते हैं और वो जल्दी से वापस आ जाती है और वहाँ जाकर अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर उसकी आंटी उसे संभालती है और कहती है कहानी को कुछ भी नहीं होगा, तुम देख लेना। आगे डॉक्टर कहानी का ट्रीटमेंट करके बाहर आते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि कहानी का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, जिस वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब है और अब वो कोमा में चली गई है और वो कब उठेगी इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो बेचारी कवि ये बात सुनकर तो पूरी तरह से रोने लगती है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ तुला को भी कहानी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो सीधा वाइन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि कहानी किस हॉस्पिटल में भर्ती है। तो यहाँ पर वाइन पूरी कोशिश करती है कि तुला हॉस्पिटल ना आए क्योंकि अगर तुला हॉस्पिटल आ गया तो यहाँ पर कहानी और कवि का पूरी तरह से भंडा फूट जाएगा। तो वाइन इस बारे में सीधा कवि को जाकर बताती है और कहती है तुला हॉस्पिटल आ रहा है, अगर तुला को हमारी सच्चाई पता चल गई तो वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगा, उल्टा हमें ऑफिस से बाहर निकाल देगा। तो कवि जब ये सारी बातें सुनती है तो वो पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। आगे कभी कभी ट्रीटमेंट होता है तो उसके बाद वाइन कवि को जबरदस्ती उठाती है और कहती है तुला किसी भी वक्त हॉस्पिटल आता ही होगा, अगर वो हॉस्पिटल आ गया और उसे तुम दोनों बहनों का राज पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, इसलिए हमें कुछ करना होगा वरना हमारा भंडा फूट जाएगा। तो यहाँ पर कवि कहती है मेरे पास एक आइडिया है। आगे तुला और वसीम दोनों ही हॉस्पिटल आते हैं कवि को देखने के लिए क्योंकि यहाँ पर वसीम को ये डर लगा हुआ होता है कि कहीं कहानी उसका भंडा ना फोड़ दे सबके सामने, इसलिए वो भी हॉस्पिटल में कहानी को देखने के लिए आता है। तो यहाँ पर वाइन तुला और वसीम को ये बताती है कि कवि का एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से उसकी कुछ याददाश्त चली गई है, उसे याद नहीं है कि उसका एक्सीडेंट क्यों हुआ था, वो कुछ चीजें भूल गई है। तो तुला जब ये सारी बातें सुनता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है कवि की हालत देखकर नहीं लगता कि इसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पर सारे लोग इस बात को कवर अप करने के लिए नौटंकी करने लगते हैं और उन दोनों के सामने ऐसा प्रिटेंड करने लगते हैं कि इसका बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था लेकिन इसकी जान बच गई और इसे ज्यादा चोट नहीं आई है। और वो तीनों मिलकर यहाँ पर इस तरह की नौटंकी करते हैं कि तुला और वसीम को उन लोगों की बातों पर यकीन हो जाता है और वसीम को यहाँ पर लगता है कि सच में कहानी की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए अब उसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन अभी भी उसे डाउट होता है क्योंकि अभी तक उसे वो पेन ड्राइव नहीं मिला होता, जिस वजह से उसे अभी भी कहानी पर डाउट रहता है। आगे आंटी कवि को कहती है हम तुला से ऑलरेडी इतना झूठ बोल चुके हैं और अब एक और झूठ बोल रहे हैं, जब तुला को ये सारी बातें पता चलेगी तो पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करेगा। तो कवि कहती है आंटी अभी मैं तुला के सामने अपनी सच्चाई नहीं ला सकती क्योंकि आपको पता है कहानी हॉस्पिटल में है, अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं कहानी का ट्रीटमेंट कैसे करवाऊंगी, इसलिए मुझे ये जॉब किसी भी हालत में चाहिए क्योंकि मैं कहानी की लाइफ से कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। तो आंटी कहती है मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, इसलिए तो तुम्हारा साथ दे रही हूँ। आगे कुछ दिन बाद ऑफिस में बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाता है क्योंकि किसी के पास कवि का डिजाइन नहीं होता और किसी को भी नहीं पता होता कि वो लोग समर कलेक्शन में अपनी कंपनी की तरफ से कौन सा आउटफिट रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उन सारी डिजाइनों के बारे में तो सिर्फ कहानी को ही पता होता है और कहानी अभी हॉस्पिटल में होती है और उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं होती कि अब वो कंपनी में आकर काम करे, इसलिए कंपनी का माहौल बहुत ही खराब रहता है। और यहाँ पर वसीम तो तुला को प्रेशराइज करता है कि वो अपनी कंपनी प्रेमिका के साथ मर्ज कर दे, इससे पहले ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। तो यहाँ पर मिंत्रा भी इस मौके का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटती और वो भी तुला को कहती है कि मैं कहानी की जगह लेने के लिए तैयार हूँ, मैं कहानी की तरह अच्छी डिजाइन बनाऊंगी और अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुँचाऊंगी, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। पर यहाँ पर तुला किसी की भी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। लेकिन तभी उधर से कवि की एंट्री होती है और कवि यहाँ पर सबको आकर बताती है कि भले ही मेरा एक्सीडेंट हुआ हो और मैं कुछ चीजें भूल भी गई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने काम को भूल गई हूँ। मुझे अपने काम की सारी चीजें याद है और मुझे याद है कि मैंने इस कंपनी के लिए कौन सा
डिजाइन बनाया था और यहाँ पर कवि सबके सामने अपने डिजाइन को रिप्रेजेंट करती है, जिसे देखकर तो वसीम के होश ही उड़ जाते हैं। पर तुला काफी खुश होता है कि फाइनली कवि को उसकी सारी बातें याद है। तो वसीम को यहाँ पर कवि पर डाउट होने लगता है, इसलिए वो उसे साइड में लेकर जाता है और उसे उस रात के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है कि क्या उसे उस रात की बातें कुछ भी याद है। तो यहाँ पर कवि उसे साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसे सच में उस रात के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और न ही उसे ये पता होता है कि उसकी बहन के साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ है वो वसीम नहीं करवाया है। आगे कवि ऑफिस में काम करने के लिए तो आ जाती है, पर उसे वहाँ के रास्ते बिल्कुल भी पता नहीं होते, जिस वजह से वो काफी परेशान रहती है, क्योंकि अगर किसी को उसकी असलियत पता चल गई तो उसका भंडा पूरी तरह से फूट जाएगा। तो यहाँ पर वाइन उसकी हेल्प करती है और उसे कहती है, मैं यहाँ पर बस तुम्हारी यहीं तक हेल्प कर सकती हूँ, इसके अलावा नहीं, क्योंकि अगर तुला को पता चल गया कि मैंने तुम्हारा साथ दिया है तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा और ऊपर से मेरे हाथ से ये जॉब भी चली जाएगी जो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। और वाइन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे धीरे धीरे इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और कभी अपने काम में काफी माहिर हो जाती है और वो सारे काम को बहुत ही कामली हैंडल करती है। यहाँ तक कि मिंत्रा उसे बुली करने की कोशिश करती है, तब भी वो उसका पलटकर जवाब नहीं देती, बल्कि उसे शांति से जवाब देती है, जिसे देखकर सारे कलीग्स पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वही लड़की है जो गलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी और मिंत्रा के टेढ़े बातों का मुंह तोड़ जवाब देती थी। कहीं ये एक्सीडेंट के बाद बदल तो नहीं गई है। और सारे स्टाफ यही सारी बातें सोचकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कवि का एक अलग ही रूप उन लोगों को देखने मिल रहा होता है जो उन लोगों ने कभी भी नहीं देखा होता।